अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू। आज के लेक्चर में हम साउंड वेव का थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पहले तो हम ये देखेंगे कि म्यूज़िकल साउंड और नॉइज़ में क्या फ़र्क है, और उसके बाद म्यूज़िकल साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे इंटेंसिटी, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी को डिस्कस करेंगे। और उनके साथ रिलेटेड जो लॉज हैं जैसे वेबर फ्रेक्शनर लॉ, पावर लॉ, इनको भी देखेंगे। और साथ में हम इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट होते हैं, जैसे इंटेंसिटी लेवल का यूनिट बेल और डेसिबल होता है, लाउडनेस का यूनिट सोन, और इंटेंसिटी को हम वाट पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, इन यूनिट्स को भी हम डिफ़ाइन करेंगे। तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यूज़िकल साउंड एंड नॉइज़। तो नॉइज़ क्या है? दो साउंड विच आर अनप्लेजेंट टू हियर आर कॉल्ड नॉइज़। ऐसे आवाज़ जो अनप्लेजेंट फील हों, जिनको सुनने में बिल्कुल भी मज़ा ना आए, तो हम उनको नॉइज़ बोलते हैं। द वेव फॉर्म ऑफ नॉइज़ represent an irregular, non-symmetric, random fluctuations producing disagreeable sensation। बेटा वेव फॉर्म यानी वेव का शेप, जो नॉइज़ के वेव का शेप होता है उसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस यानी चेंजेस आती हैं वो इरेगुलर होती हैं, बगैर सिमिट्री के होती हैं, रेंडमली हो जाती हैं, जिसकी वजह से डिसएग्रीबल सेंसेशन फील होती है। इसके अलावा जो नॉइज़ की स्पेक्ट्रम के अंदर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर नॉट हार्मोनिकली रिलेटेड। अब हार्मोनिकली रिलेटेड का मतलब है कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। वो अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होते, यानी टेबल की तरह नहीं होते। ठीक है। बिसाइड दिस द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आर मोस्टली नॉन सिमेट्रिक। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, वो भी सिमेट्रिक नहीं होते, उनके दरमियान में सिमेट्री नहीं होती। तो एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स ऑफ नॉइज़, स्लैमिंग ऑफ अ डोर, ये दरवाजे का खड़खड़ाना जो होता है, या रंबलिंग ऑफ ट्रक होता है, ये ट्रैफिक वगैरह के अंदर बेटा जो हमें शोर जो है सुनाई देता है, इनको हम नॉइज़ बोलते हैं। अब हम म्यूज़िक को देखते हैं। व्हाट इज़ म्यूज़िक? दो साउंड विच आर प्लेजेंट टू हियर आर कॉल्ड म्यूज़िक। ऐसे आवाज़ जो प्लेजेंट फील हों और हमें सुनने में मज़ा आए, तो हम उनको म्यूज़िक बोलते हैं। ठीक है। और इनका जो वेव फॉर्म होता है उसके अंदर स्मूथ, रेगुलर और सिमेट्रिक पीरियाडिक फ्लक्चुएशंस होती हैं, जिसकी वजह से प्लेजेंट सेंसेशन फील होती है। अब जो म्यूज़िक का वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसके अंदर जो फ्लक्चुएशन या चेंजेस होती हैं वो स्मूथ, रेगुलर, सिमेट्रिक और पीरियाडिक होती हैं, जिसकी वजह से प्लेजेंट सेंसेशन फील होती है। मोरओवर कंपोनेंट्स जो होते हैं फ्रीक्वेंसी के, दे आर आल्सो हार्मोनिकली रिलेटेड। यानी यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, टेबल की तरह होते हैं। और जो एम्पलीट्यूड होता है ईच फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का, वो मोस्टली सिमेट्रिक होता है। ठीक है। यहाँ पर जो म्यूज़िक के एग्जांपल्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस बाय पियानो और गिटार। तो ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनका आवाज़ जो है ये सुनने में मज़ा देता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ म्यूज़िकल साउंड। अच्छा बेटा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूज़िकल साउंड क्या होते हैं? ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूज़िकल साउंड जो हैं उनमें नंबर 1 इंटेंसिटी या लाउडनेस, नंबर 2 पिच और फ्रीक्वेंसी, और नंबर 3 पर है क्वालिटी और टिम्बर। ठीक है।
ये म्यूज़िकल साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमारे सिलेबस में नॉइज़ नहीं है, हमने नॉइज़ को आगे डिस्कस नहीं करना, और फ्रॉम हियर ऑनवर्ड हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूज़िकल साउंड को आगे डिस्कस करते हैं। तो बेटा सबसे पहले है इंटेंसिटी। अब ये इंटेंसिटी क्या होती है, इसको हम वेव मोशन में भी पढ़कर आए हैं, पर अब हम साउंड के हिसाब से इसको स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी ऑफ द साउंड वेव पासिंग एवरी सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड। इंटेंसिटी क्या होती है, इतनी एनर्जी जो यूनिट एरिया में से 1 सेकंड में पास हो, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, समझो एक मरतबा फिर, यानी वो एनर्जी जो पास हो रही होती है पर सेकंड थ्रू यूनिट एरिया और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हम उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। अगर हम इसको फार्मूले के हिसाब से देखें तो इंटेंसिटी जो होती है वो एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन एरिया, यानी एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर एनर्जी अपॉन टाइम जो है वो पावर होता है, तो हम इसको इंटेंसिटी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो पावर फॉलिंग पर यूनिट एरिया बोल दो फिर भी इंटेंसिटी, या एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसको भी हम इंटेंसिटी बोलते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें कि इंटेंसिटी का जो यूनिट बनेगा तो इस फार्मूले के हिसाब से वो बनेगा जूल पर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर, पर क्योंकि जूल पर सेकेंड जो है वो होता है वाट, तो ये हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा बेटा, इंटेंसिटी के फार्मूले की हम डेरिवेशन कर भी चुके हैं, जो बराबर होती है 2 पाई स्क्वायर रो वी एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। याद है ये फार्मूला? तो जितनी भी ट्रेवलिंग वेव होती हैं, फिर भले साउंड वेव हों या दूसरी वेव हों, उनकी इंटेंसिटी का ये जर्नल फार्मूला है। यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, रो जो है वो डेंसिटी ऑफ मीडियम, वी जो है वेलोसिटी ऑफ द वेव, एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी, और ए जो है ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। आगे चलते हैं। इंटेंसिटी की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं जिनको हमने याद करना है। इंटेंसिटी का यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम वाट पर मीटर स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बेटा जो कम से कम इंटेंसिटी इंसान का कान सुन सकता है उसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। यानी कम से कम इंटेंसिटी जो इंसान का कान सुन सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फेंटेस्ट साउंड टू हियर। ठीक है, अब इसका एक दूसरा नाम है थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, कम से कम इंटेंसिटी वाली साउंड 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है जो हमारा कान सुनता है। और इसी तरीके से ज़्यादा इंटेंसिटी वाला साउंड जो हमारा कान सुन सकता है वो होता है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। लाउडेस्ट साउंड टू हियर, और इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। तो बेटा ये कान के हिसाब से कम और कान के हिसाब से ज़्यादा, हियर करने के हिसाब से। तो अगर हम स्पीक करने के हिसाब से बात करें तो अगर हम कम से कम धीमा बोलें, इफ़ वी स्पीक एज लो एज पॉसिबल बट विदाउट विस्परिंग, विस्पर ना करें, विस्पर किए बगैर कम से कम बोलें, तो इंटेंसिटी जो होता है वो 10⁻⁻7 वाट पर मीटर स्क्वायर तक हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेंटेस्ट साउंड टू स्पीक। यहाँ पर हियर है और अब क्या है, स्पीक है। और इसी तरीके से इफ़ वी स्पीक एज लाउड एज पॉसिबल, तो इंटेंसिटी जो है वो 10⁻³ हो जाती है, जिसको हम लाउडेस्ट साउंड टू स्पीक बोलते हैं। ठीक हो गया बेटा, तो इन वैल्यूज़ को आपने याद करना है। अब आगे चलते हैं कि लाउडनेस क्या है।
तो बेटा आपने इंटेंसिटी देखी, तो यहाँ पर ये जो इंटेंसिटी होती है इट इज़ अ प्योरली फिजिकल क्वांटिटी। ये एक प्योरली फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्योंकि इट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, हम इसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑडिटरी सेंसेशन ऑफ द ईयर, और ये हमारे कान की ऑडिटरी सेंसेशन यानी कान की सुनने की सलाहियत पर डिपेंड नहीं करती। ये प्योरली फिजिकल क्वांटिटी है। पर जो लाउडनेस होती है ऑन द अदर हैंड इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एज वेल एज इट डिपेंड अपॉन द ऑडिटरी सेंसेशन ऑफ द ईयर। लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करती है और हमारे कान के सुनने की सलाहियत पर भी डिपेंड करती है। लाउडनेस जो है वो इंटेंसिटी की तरह प्योरली फिजिकल क्वांटिटी नहीं है और इसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे कान के सुनने की सलाहियत पर भी डिपेंड करती है। अच्छा बेटा, यहाँ पर लाउडनेस और इंटेंसिटी के दरमियान में एक रिलेशनशिप है जो सबसे पहले वेबर फेचनर ने मालूम की। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, वेबर फेचनर लॉ, जिसके मुताबिक जो लाउडनेस होती है साउंड की इट इज़ प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके कांस्टेंट लगा दें तो लाउडनेस इज इक्वल टू के लॉग इंटेंसिटी। अब इस रिलेशनशिप को हम वेबर फेचनर लॉ बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? यहाँ से ये बात साबित होती है कि अवर ईयर, हमारा जो कान होता है, इट डज नॉट वर्क ऑन लीनियर स्केल, वो लीनियर स्केल पर वर्क नहीं करता बल्कि इट डज वर्क ऑन लॉगरिथमिक स्केल। तो लीनियर तब होता जब यहाँ पर लॉग ना लगता, ठीक है, एल प्रोपोर्शनल टू आई होता तो फिर हमारा कान लीनियर स्केल पर वर्क करता। पर क्योंकि यहाँ पर लॉग है, लाउडनेस जो है वो लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के साथ प्रोपोर्शनल है, तो हमारा कान जो है वो लॉगरिथमिक स्केल पर वर्क करता है। ठीक हो गया। यहाँ पर ये जो के है इसकी वैल्यू आमतौर पर 1 होती है। अच्छा बेटा, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इंटेंसिटी लेवल क्या है। इंटेंसिटी को आपने देखा, इंटेंसिटी लेवल क्या है? तो बेटा इंटेंसिटी लेवल का मतलब है कि डिफरेंस ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड विथ अ साउंड ऑफ फेंटेस्ट जो एनर्जी होती है उसको हम इंटेंसिटी लेवल बोलते हैं। एक मरतबा फिर देखें कि लाउडनेस, किसी भी साउंड की जो लाउडनेस होती है और जो कम से कम फेंटेस्ट साउंड की लाउडनेस होती है, इन दोनों का जो फ़र्क होता है उसको हम इंटेंसिटी लेवल बोलते हैं। हम इसको इस एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। आप ऐसे समझें कि L1 इज़ द लाउडनेस ऑफ अ साउंड ऑफ इंटेंसिटी I। एक साउंड है जिसकी इंटेंसिटी I है, उसकी लाउडनेस को हम L1 बोल देते हैं। और L0 जो है इट इज़ द लाउडनेस ऑफ द स्टैंडर्ड इंटेंसिटी I0। अब ये जो लोएस्ट इंटेंसिटी होती है ना 10⁻⁻12 वाली, इसको हम स्टैंडर्ड इंटेंसिटी या फेंटेस्ट इंटेंसिटी भी बोलते हैं। तो जो स्टैंडर्ड इंटेंसिटी की लाउडनेस है वो L0 और जो दूसरी इंटेंसिटी है I, उसकी जो लाउडनेस है उसको हमने क्या बोल दिया, L1। तो फिर इंटेंसिटी लेवल क्या है? इट इज़ द डिफरेंस, यहाँ पर समझो, इट इज़ द डिफरेंस इन द लाउडनेस ऑफ द टू इंटेंसिटीज गिवन बाय द वेबर फेचनर लॉ। यानी इन दोनों इंटेंसिटीज़ की लाउडनेस के दरमियान में जो फ़र्क है उसको हम इंटेंसिटी लेवल बोलते हैं। इंटेंसिटी लेवल IL, इंटेंसिटी लेवल, ये डिफरेंस है, फ़र्क है किसका, लाउडनेस ऑफ अ साउंड माइनस लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट साउंड। तो यहाँ से आपको आई थिंक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस ऑफ द लाउडनेस ऑफ अ साउंड टू लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट साउंड, उसको हम इंटेंसिटी लेवल बोलते हैं। अब इसको फर्दर अगर हम ड्राइव करें तो ये जो लाउडनेस होती है ये अकॉर्डिंग टू वेबर फेचनर लॉ
के लाग आई के बराबर होती है, ठीक है ना, लागरथम ऑफ इंटेंसिटी के बराबर होती है ना लाउडनेस, और दरमियान में कांस्टेंट भी आता है। तो ये L1 जो है ये किसके बराबर हो गया, के लाग आई, क्योंकि ये L1 जो है ये आई की लाउडनेस है, माइनस सेम, और ये के लाग आई नॉट, ठीक है। वेबर फेचनर लॉ के हिसाब से लाउडनेस की हमने वैल्यूज़ रख दी। अब लागरथम का ये जो फार्मूला है जिसमें माइनस जो है वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इंटेंसिटी लेवल बराबर हो जाएगा के लाग, ये कॉमन, और ये जो डिफरेंस है ये आ गया डिवीजन में, यानी आई अपान आई नॉट। समझ में आया? तो इंटेंसिटी लेवल का जो फार्मूला बन गया वो log 10 आई अपान आई नॉट, क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू हमने 1 ली है। अच्छा बेटा, अगर हम ऐसे रखते हैं तो इंटेंसिटी लेवल जो है वो हमें बेल में मिलेगी। बेल जो है वो इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है। बेल बड़ा यूनिट है, एक छोटा यूनिट भी होता है डेसीबल। एक बेल में 10 डेसीबेल होते हैं। तो अगर हमें आंसर जो है वो डेसीबेल में निकालना है तो यहाँ पर हम 10 रख देंगे। तो अगर फार्मूले में 10 है तो आंसर डेसीबेल में निकलेगा। जाहिर सी बात है, जो बेल में जितना भी जवाब आएगा तो आप उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करोगे तब डेसीबेल में आएगा ना। तो इसी वजह से अगर आपने डेसीबेल में आंसर निकालना है तो इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला बन जाएगा 10 log आई अपान आई नॉट इंटू डेसीबेल। यहाँ पर ये जो आई नॉट है ये 10 रेज पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, यानी स्टैंडर्ड इंटेंसिटी या फेंटेस्ट इंटेंसिटी या थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, जो भी आप इसको बोलो। और ऊपर जो है ये वो इंटेंसिटी है जिसका इंटेंसिटी लेवल आप मालूम करना चाहते हो। सही हो गया। अब इस पर मैं प्रॉब्लम करता हूँ ताकि इस फार्मूले को यूज़ करना आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सपोज करें कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि एक साउंड की इंटेंसिटी जो है वो 10 रेज पावर -7 वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो बताओ उसका इंटेंसिटी लेवल कितना है। तो इंटेंसिटी लेवल का हम फार्मूला लगाएंगे log आई अपान आई नॉट, क्योंकि के की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पर हमने 10 नहीं लगाया तो आंसर किस में निकलेगा, बेल में। तो आई कितना है 10 रेज पावर -7, वो हमने ऊपर रखा, नीचे आई नॉट जो है वो फिक्स होता है 10 रेज पावर -12, ठीक है। जब बेटा ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -7 + 12 तो बचेगा कितने, +5। तो log 10 रेज पावर 5 बचेगा, और हमें पता है 10 के ऊपर जो पावर होता है वो ही लागरथम के बराबर होता है। तो 10 के ऊपर पावर कितना है 5, तो इंटेंसिटी लेवल कितना निकलेगा 5। बी का मतलब है बेल, तो 5 बेल या 50 dB 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी साउंड जिसकी इंटेंसिटी 10 रेज पावर -7 वाट पर मीटर स्क्वायर होगी उसका इंटेंसिटी लेवल 5 बेल या 50 dB होगा। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर मैं बोलूं कि इंटेंसिटी जो है वो 1000 टाइम्स स्टैंडर्ड इंटेंसिटी के बराबर है, यानी जो इंटेंसिटी जिस साउंड का हम लेना चाहते हैं वो स्टैंडर्ड या थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग वाली इंटेंसिटी से 1000 गुना ज़्यादा है, तो फिर उसका इंटेंसिटी लेवल बताओ। तो फिर हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे log आई अपान आई नॉट, पर अब हमें यहाँ पर पता है कि जो आई उसने दिया है वो 1000 का मतलब क्या है 10 रेज पावर 3 आई नॉट के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, या तो आई की डायरेक्ट वैल्यू दे देते हैं या तो आई नॉट के टर्म्स में देते हैं। तो यहाँ पर आई नॉट के टर्म्स में दी है, अब यहाँ पर आई नॉट में कट जाएगा। इस तरीके से और भी सिंपल हो जाता है क्योंकि ये कट जाता है और 10 रेज पावर -12 यहाँ पर रखना नहीं पड़ता। तो बाकी क्या बचेगा बेटा, log 10 रेज पावर 3, और 10 के ऊपर 3 जो है वही लागरथम है, तो इंटेंसिटी लेवल क्या आ गया 3 बेल या 30 डेसीबेल। एक और प्रॉब्लम देखें कि अगर मैं बोलूँ एक साउंड का इंटेंसिटी लेवल 60 डेसीबेल है तो फिर उसकी इंटेंसिटी बता दो। तो बेटा 60 dB इंटेंसिटी लेवल है और पूछ इंटेंसिटी रहा है, तो
इंटेंसिटी लेवल अगर 60 dB या 6 बेल है तो इसका मतलब क्या है कि I/I0 10⁻⁶ है। सोचो, अगर हम यहाँ पर I/I0 10⁻⁶ रखेंगे तभी तो 6 बेल या 60 dB निकलेगा। तो अगर वो 60 dB बता रहा है तो आपने क्या सोचना है, आपने ये सोचना है कि I/I0 जो है वो 10⁻⁶ है। ठीक हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर I0 उधर चला जाए तो I बराबर हो जाएगा 10⁻⁶ I0। अब वैल्यू पुट कर दो 10⁻⁶ और I0 क्या है 10⁻⁻12। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 6 प्लस के -12 के, तो बाकी क्या बचेंगे -6। तो इंटेंसिटी क्या निकल आएगी 10⁻⁻6 और इसका यूनिट क्या होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो हम बोलेंगे कि ऐसा साउंड जिसका इंटेंसिटी लेवल 60 dB है तो उसकी इंटेंसिटी 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगी। समझ में आया। तो इसी तरीके के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। अच्छा बेटा, अब ये जो डेसिबल लॉ था, वेबर फेचनर लॉ था, ये जो इंटेंसिटी लेवल वाला फार्मूला है, काफ़ी टाइम के लिए साइंटिस्ट इसको सही समझते थे, पर बाद में पता चला कि ये जो कोरिलेशनशिप है इंटेंसिटी लेवल और इंटेंसिटी के दरमियान में, ये सही नहीं है। तो फिर इन्होंने एक नया लॉ दिया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं पावर लॉ। ये जो पावर लॉ है इसकी जो रिलेशनशिप है ये कुछ इस तरीके से है, जिसमें L = K ब्रैकेट I/I0 रेज टू द पावर ऑफ 0.3। ठीक है बेटा, यहाँ पर L जो है ये लाउडनेस है, ये लाउडनेस लेवल नहीं या इंटेंसिटी लेवल नहीं, लाउडनेस है। K बेटा ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/16 होती है, और I जो है ये कोई भी साउंड की इंटेंसिटी है, और I0 जो है ये स्टैंडर्ड इंटेंसिटी या थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग 10⁻⁻12 है, और इसके ऊपर ये पावर 0.3 है, दैट इज़ वाई हम इसको पावर लॉ भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर L जो है ये लाउडनेस है, और लाउडनेस का यहाँ पर यूनिट क्या है सोन। डेसीबेल और बेल जो थे वो लाउडनेस लेवल या इंटेंसिटी लेवल के यूनिट थे, जबकि लाउडनेस का जो यूनिट है वो सोन है। तो याद कर लो, सोन इज़ अ यूनिट ऑफ लाउडनेस, नॉट लाउडनेस लेवल। इंटेंसिटी लेवल या लाउडनेस लेवल एक ही बात है, ठीक है। तो लाउडनेस लेवल जो है उसका यूनिट बेल और डेसीबेल था, जबकि सोन जो है वो लाउडनेस का यूनिट है। और हम वन सोन को कैसे डिफाइन करेंगे? वन सोन इज डिफाइंड एज द लाउडनेस ऑफ अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज हैविंग इंटेंसिटी लेवल ऑफ 40 dB या 4 बेल। ठीक है बेटा, वो कैसे? अगर हम यहाँ पर ये जो इंटेंसिटी लेवल 40 dB, अगर हम इंटेंसिटी लेवल 40 dB रखें, यानी इस फार्मूले के अंदर यहाँ पर 10⁻⁴ रख दें, ठीक है, तो फिर उसको इस पावर के साथ सॉल्व करके K की वैल्यू 1/16 पुट करेंगे ना, तो लाउडनेस की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो लाउडनेस 1 सोन कब होती है? जब ऐसी साउंड हो जिसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज हो और उसका इंटेंसिटी लेवल यानी I/I0 जो है वो 10⁻⁴ या 40 dB के बराबर हो, तो फिर उसकी लाउडनेस जो होती है वो 1 सोन के बराबर होती है। समझ में आ गया? तो ये फ़र्क है बिटवीन पावर लॉ और वो जो डेसिबल स्केल है। तो ये जो पावर लॉ है ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है और अच्छी तरीके से कोरिलेशन करता है। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है म्यूज़िकल साउंड का, वो है पिच। नाउ व्हाट इज़ पिच? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड इज़ कॉल्ड पिच। बेटा, साउंड का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसके ज़रिए हम एक श्रिल का मतलब है बारीक पतला, एंड ग्रेव का मतलब है मोटा। बारीक मतलब जैसे कोयल बोलती है, चिड़िया बोलती है, लड़कियां बोलती हैं, और ग्रेव का मतलब क्या है? जैसे भेड़ का बच्चा बोलता है, लैम बोलता है, ठीक है। आदमी की आवाज़ भी मोटी होती है, तो ग्रेव का मतलब है मोटी आवाज़, श्रिल का मतलब है बारीक पतली आवाज़।
तो पिच जो है ये हमें मोटी और पतली आवाज़ के दरमियान में फ़र्क बताती है। समझ में आ गया? श्रिल साउंड हैज़ मोर पिच देन ग्रेव साउंड। जो पतली आवाज़ होती है उसकी पिच ज़्यादा और जो मोटी आवाज़ होती है उसकी पिच कम। यानी कोयल, चिड़िया, लड़कियों की पिच ज़्यादा और भेड़ के बच्चे की या मर्दों की जो पिच होती है, मर्दों के आवाज़ की पिच जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। पिच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इसी वजह से कभी कभी हम पिच को फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। समझ में आया? ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी श्रिलर द साउंड। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी आवाज़ उतना ज़्यादा श्रिल होगा। यानी अगर मैं बोलूँ कि लड़कियों का आवाज़ पतला क्यों होता है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। समझ में आया? अब यहाँ पर यह भी देख लो कि वुमेन जर्नली स्पीक श्रिलर देन मैन। ठीक है, जो औरतें होती हैं वो जर्नली बारीक आवाज़ में बोलती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। ये मैं जर्नली औरतों की बात कर रहा हूँ। वैसे कोई कोई औरत जो है वो मोटा भी बोलती है और इसी तरीके से कोई कोई मर्द जो हैं वो जनाना आवाज़ में भी ये आवाज़ निकालते हैं, उनकी पिच कम भी हो सकती है। तो ये जर्नल एक रूल है, ये हर किसी पर में भी अप्लाई ना भी हो। ठीक हो गया? अच्छा बेटा, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटी और टिम्बर, ये क्या है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे समझते हैं कि टिम्बर कोई और चीज़ है, तो टिम्बर बेटा क्वालिटी ही को बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब क्या होता है कि कभी कभी दो साउंड ऐसे हो जाते हैं जिनकी पिच और लाउडनेस बिल्कुल एक जैसी होती है। दो आवाज़ बारीक भी एक जितने होते हैं और दो आवाज़ लाउड भी एक जैसे होते हैं, लेकिन बेटा फिर भी उनके दरमियान में फ़र्क होता है। वो कैसे? कि क्वालिटी क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड, साउंड का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बाय विच, जिसके ज़रिए we can differentiate between two sounds having same loudness and even the same pitch। दो ऐसी आवाज़ जिसकी पिच और लाउडनेस सेम हो लेकिन फिर भी पता चले कि ये किसकी आवाज़ है, हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, तो उसको हम क्वालिटी या टिम्बर बोलते हैं। जैसे बेटा अगर मैं बोलूँ कि मेरी आवाज़ नुसरत फ़तेह अली ख़ान जितनी बारीक है, मैं कर लूँ बारीक, ठीक है, और लाउड यानी वॉल्यूम वाला बटन भी उतना कर लूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं गाना गाऊंगा तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान तो नहीं बन जाऊंगा ना। यहाँ अगर आप लोग जो है वो नूरजहाँ बनने की कोशिश करो कि भाई आवाज़ उतनी बारीक करनी है और उतना ही वॉल्यूम रखना है, लेकिन फिर भी आपको नूरजहाँ जैसी आवाज़ नहीं मिलेगी, लोग आपको नहीं सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी है वो नूरजहाँ जैसी नहीं है। तो दो आवाज़ जिनकी पिच और लाउडनेस सेम हो भी जाए तो उनकी क्वालिटी डिफरेंट होती है, और ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो इन दोनों सेम लाउडनेस और पिच के दरमियान में भी फ़र्क बताए उसको हम क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वालिटी होती है इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ ओवरटोन्स प्रेजेंट विथ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये डिपेंड करती है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ ओवरटोन्स कितने मौजूद हैं। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक है या उसके साथ दो ओवरटोन हैं, 5 ओवरटोन हैं, 10 ओवरटोन हैं, कितने ओवरटोन्स हैं, किस किस्म के ओवरटोन हैं। ठीक है, जैसे सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, यहाँ पर एन जो है ये क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, तो लाउडनेस एंड पिच, लाउडनेस और जो पिच होती हैं दे डिटरमाइन वेदर अ वॉइस इज फ्रॉम अ मैन, अ वुमेन और अ चाइल्ड। यानी लाउडनेस और पिच में से हमें ये पता चल जाता है कि आवाज़ आदमी की है, औरत की है या बच्चे की है, बट ओनली द क्वालिटी और टिम्बर हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर पर्सन बिहाइंड द वॉइस। पर हमें ये सिर्फ क्वालिटी या टिम्बर से पता चलता है कि ये किस आदमी की आवाज़ है। यानी लाउडनेस अगर है तो पता चलेगा कि लड़की है या लड़का है, ठीक है, या बच्चा है। पर कौन सा बच्चा है, हमारा कौन सा भाई है। हमारे घर में सपोज करो आपकी 2 सिस्टर हैं, ठीक है,
एक साजिदा एक माजिदा, ठीक है। अब दोनों ने बोला, दोनों की आवाज़ एक जैसी है, ठीक है। तो लाउडनेस या पिच से तो ये पता चलेगा कि ये लड़की है, ठीक है, पर ये पता नहीं चलेगा कि साजिदा है या माजिदा है, नासिर है या फैज़ान है, ठीक है बेटा। तो वो हमें क्वालिटी से पता चलेगा। तो हम अपने फ्रेंड्स की या रिश्तेदारों की जो आवाज़ है वो उनकी क्वालिटी में से रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ठीक है। उनकी क्वालिटी या टिम्बर में से रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उनकी पिच वगैरह में से रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। कहता है इफ़ नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वालिटी, अगर ये क्वालिटी ना होती डिफरेंट, द वॉइसेस ऑफ ऑल मेन और वुमेन वुड बी द सेम एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। अगर क्वालिटी का फ़र्क ना होता तो सब मर्दों की आवाज़ एक जैसी होती, सब औरतों की आवाज़ भी एक जैसी होती और हम बिल्कुल भी उनको पहचान नहीं सकते। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये पहचानते कि औरत बोल रही है या मर्द बोल रहा है या बच्चा बोल रहा है। कौन सा मर्द है, कौन सा बच्चा है, कौन सी औरत है, ये पता फिर नहीं चलता। इसके अलावा बेटा जो डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो भी उनकी क्वालिटी पर डिपेंड करती है। एक पियानो बहुत बाज़ार में सस्ता मिल जाता है, 100 रुपये में मिल जाता है, लेकिन दूसरा पियानो जो है वो हमें लाखों में भी नहीं मिलता। तो फ़र्क क्या होता है? लाउडनेस या पिच का फ़र्क नहीं होता, वो उसकी क्वालिटी का फ़र्क होता है। यानी उसके अंदर ओवरटोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। नुसरत फ़तेह अली और नूरजहां की आवाज़ में ओवरटोन ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा गाते हैं। और नेचर के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है कि किसी भी आदमी के सारे ओवरटोन दूसरे के ओवरटोन के साथ मैच नहीं करते। तो हम अपनी आवाज़ चाहकर भी दूसरों जैसी नहीं बना सकते। जिस तरीके से हमारी फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो दूसरों के साथ नहीं मिलती, इसी तरीके से आवाज़ के ओवरटोन भी 100% दूसरी की आवाज़ के साथ मैच नहीं करते। और क्वालिटी को बिल्कुल एक जैसा करना किसी के साथ, ये प्रैक्टिस के साथ 70-80% हो भी जाए तो 100% होना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है बेटा, तो इसके साथ आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे तरीके से देखें, ये सारे फार्मूला को डिस्कस करें, इन पर MCQs भी करते आएँ। बेटा मैं लिंक में जो है इस चैप्टर के नोट्स और रिलेटेड MCQs की PDF की लिंक भी लगा दूंगा, आप उनको भी देख लीजिएगा और तैयारी करते आइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।